हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, जिनका नाम जुड़ा है उन मुकदमों से जिन्होंने भारत की राजनीति, धर्म और न्यायपालिका तीनों को नई दिशा दी। इस समय तो सब क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं उस समय पे आपने क्या किया। और अगर हिंदुत्व का काम आपने थोड़ा भी कुछ भी कर दिया तो गिरफ्तारी भी हो सकती थी और जितने भी जाते की जा सकती हैं वो थी। मुलायम सिंह साहब का शासन था, वो ये उस समय की बात कर रहे हैं, जब शुरुआत की बात कर रहे हैं जी। उनके ज़माने में जितनी जातियाँ हुई हैं वहीं शुरू हुई हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तो मुकम्मल रख दिया। मैं ये जानना चाहता हूं, पहले मुलायम सिंह थे तो उनके आदेश पे आप ले आते थे, जैसे ही अखिलेश बना फिर आप लौट के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने मान लिया है कि जब मुलायम सिंह ये समाजवादी सरकार आएगी, कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये हरिशंकर जैन सामने खड़ा मिलेगा जब भी देखेंगे। गलत काम के लिए बना हूँ, विरोध करने के लिए, वो करना मेरा धर्म है। जैसे कि जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि मुलायम सिंह ने पहले रोका कि उन्होंने बैरिकेडिंग कराई, उसका कोई यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। जो मंदिर तो ले लिया आपने, लेकिन अभी और कितने मंदिर ऐसी मस्जिद बाकी हैं जो आप मस्जिद जो इस तरीके। देखिए ऐसा है जी कि मैंने प्रण लिया है, मतलब आपने एक प्रण ले रखा है। एक प्रण ले रखा है जी कि जिन मंदिरों को तोड़कर जी। मस्जिदें बनाई गई हैं जी उनको एक एक को छांट के रखूंगा। जी उनकी रिसर्च हो रही है, जी जिनका सबूत मिल जाएगा जी कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है, जी उसको वापस लूंगा, जी चाहे वो 1 हो, 3 हो, 3000 हो, चाहे 3 लाख हो। चाहे 3 लाख हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पर जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जो वो मंदिर मूल रूप से जी उसको वापस लेना हमारा अधिकार है जी और हमारा धर्म है। कि जैसे 2014 से तो सत्ता में इस समय बीजेपी की सरकार है। तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो इस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हुए। मैं बात जानना चाहता हूं 2014 से पहले की, यानी कि मैं बात करता हूं 1989, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा जब शुरू होता है, उस दौरान पे आपने क्या किया। इस समय तो सब क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं उस समय पे आपने क्या किया। जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा है, जी 6 दिसंबर 92 को जी जब कलंकी ढांचा गिरा, जी तो उसी दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जी बहुत खुश थी, खुशी में उनको ब्रेन ब्रेन हेमरेज हो गया। खैर जो तरह रह करके फिर मैंने पहला बहुत बड़ा मुकदमा हुआ, वो दाखिल किया कि यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की जाए, जी जो रोक दी गई। जी गवर्नमेंट ने ढांचा गिरने के बाद पूजा रोक दी, ठीक है। तो वो पूजा का आर्डर कोर्ट ने 1 जनवरी 1993 को 1 जनवरी 1993 को ऑर्डर किया कि यहाँ ऑर्डर पे दिया कि यहाँ पूजा होगी होगी। और भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, जी लीगल एंटिटी है जी और इनकी पूजा नहीं हो सकती। मेन हो सकता संविधान के पृष्ठों पर भगवान राम का चित्र लगा हुआ है। है। जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज दी डेमोक्रेसी में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, जिनका नाम जुड़ा है उन मुकदमों से जिन्होंने भारत की राजनीति, धर्म और न्यायपालिका तीनों को नई दिशा दी। राम जन्मभूमि से लेकर ज्ञानवापी और मथुरा तक, इवन संभल तक, ये वो केस हैं जो सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि पूरे देश की चर्चा का केंद्र रहे हैं। तो आज हम उनसे सीधा सवाल करते हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी डेमोक्रेसी के पॉडकास्ट में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे इस समय सबसे बड़ा मुद्दा, आपको पता है, संभल से शुरू होता है। संभल में आप पिटिशनर रहे हैं और जो एडवोकेट हैं वो आपके बेटे हैं विष्णु शंकर जैन जी। लेकिन मेरा सवाल शुरू वहां से नहीं होता है। मेरा सवाल शुरू होता है कि जैसे 2014 से तो सत्ता में इस समय बीजेपी की सरकार है। तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो इस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हुए। मैं बात जानना चाहता हूं 2014 से पहले की, यानी कि मैं बात करता हूं 1989, यानी कि राम मंदिर का मुद्दा जब शुरू होता है,
उस दौरान पे आपने क्या किया? इस समय तो सब क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं उस समय पे आपने क्या किया। तो मेरे माध्यम यानी कि पॉडकास्ट के माध्यम से लोग भी जानना चाहते हैं और बड़े उत्सुक हैं इस बात को लेकर। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पहले पहले बहुत धन्यवाद जी। कि आपने मुझे बुलाया, ये अवसर दिया। जी और सही है ये बात कि इस समय जी मामला जो है क्रेडिट का चल रहा है। जी पर जब मैंने काम शुरू किया था वो डिसक्रेडिट का मामला था, जी यानी कोई काम करने पर माइनस मार्किंग होती थी। जी और अगर हिंदुत्व का काम आपने थोड़ा भी कुछ भी कर दिया तो गिरफ्तारी भी हो सकती थी, और जितने भी जाते की जा सकती हैं वो होती थी। जी सबको आदमी मालूम है। जी और ख़ास तौर से यूपी में जी। जहाँ पर मुलायम सिंह साहब का शासन था, वो ये उस समय की बात कर रहे हैं, मैं जब उस समय शुरुआत की उस बात समय कर बात रहे कर रहा हैं। हूँ। जी उनके ज़माने में जितनी जातियाँ हुई हैं वहीं से शुरू हुई हैं। मतलब जो जातियां बिगनिंग मतलब शुरू से ही है। शुरू से। जी ये बात है 1989 की, जी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जी जो सूट सिविल कोर्ट में चल रहे थे जी उनको अपना मंगाने का फैसला किया। जी वो ऑर्डर हुआ 10 जुलाई 1989 को। जी उसका था अक्टूबर नवंबर तक सारे मुकदमे उसमें आ गए। जी मैंने 1990 के बिगिनिंग में, जी। यानी 27 जनवरी पर रहा हो, हिंदू महासभा की तरफ से हिंदू महासभा की तरफ से। जी मैंने अपना वकालतनामा दाखिल किया। ठीक है। एंड दैट इज द बेसिक पॉइंट जी जहाँ से मैंने हिंदुत्व के काम के लिए सक्रिय भूमिका की। जी उसके पहले की भूमिकाएं साधारण थी, जी। पर ये कहाँ यहाँ से शुरुआत होती है। ये शुरुआत 1989 की बात बता रहे हैं 89 की बात बता जी। रहा हूँ। 1990 में जब अयोध्या केस आ गया तो मैंने वकालतनामा दाखिल किया हिंदू महासभा तरफ से। ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए कि मुलायम सिंह साहब के शासनकाल में जी एक ज़माना था 1990 का ही, ठीक है। मैं 90 की बता रहा हूँ। तो उस समय 90 में क्या मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। जी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि अयोध्या में कोई पहुंचना ना पावे, ठीक है। सारी बैरिकेडिंग कर दी। और जो धर्मशालाएं थी, जी मंदिरों की धर्मशालाएं, जी पुरातन काल से मंदिर चले उनकी धर्मशालाएं, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जितनी धर्मशालाएं थी ठीक। और जो आदि काल से हिंदुओं की चली आ रही थी, जो राम मंदिर के इर्द गिर्द थी, जी उन सबको अधिग्रहित कर दिया। सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। सरकार ने अधिग्रहित कर दिया और उसमें पुलिस बल बैठा दिया गया। ठीक है। सभी धर्मशालाओं पे। जिसमें पूजा होती थी, जी पूजा बंद कर दी गई। जी और सारी धर्मशालाओं में एक तरफ से सब पुलिस के पहरे करके पुलिस वाले आ गए। जी और उनका काम था कि कोई भी आदमी राम मंदिर इधर इधर आने ना पावे। जी। तो जब अधिग्रहण हुआ तो मैं वहाँ गया, अच्छा अयोध्या गया। मैं देखा तो कितनी पुरानी पुरानी धर्मशालाएं जहाँ हिंदुओं की पूजा हो रही है जी वो बंद कर दिया गया। वहाँ तो बूटों की आवाज़ आ रही है, जी जूतों की। जी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुरंत मुकदमा दाखिल किया। मुकदमा आपने फाइल किया हिंदू महासभा की तरफ से? नहीं, अपनी तरफ से। आपने फिर अपनी तरफ से किया। और 18 अक्टूबर जी 1990 जी दिवाली का दिन था। जी। इस केस की स्पेशल बेंच बैठी। ये इस चीज़ से ही आप बात बताता हूँ। 18 अक्टूबर 1990 दिवाली के दिन में मेरा ही जन्मदिन है। मैं 18 अक्टूबर 1990 को ही जन्मा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो उसी दिन मैंने केस दाखिल किया और अर्जेंट सुनवाई हुई। जी और सुनवाई हुई कि छुट्टी के दिन जी कोर्ट इस केस के लिए बैठी और आदेश पारित हुआ कि धर्मशाला अधिग्रहण अवैध है, गलत है। जी। और उसको स्टे कर दिया गया। स्टे हो गया उस पर जो इन्होंने अधिग्रहण किया था। कहा धर्मशाला खाली कर दी जाए। खाली कर दी जाए। सब धर्मशाला खाली हो गई। ठीक है। सबके सब। ये बिगिनिंग थी। ये बिगनी शुरुआत थी। बिगिनिंग। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो इन्होंने बैरिकेडिंग की थी जी उसके खिलाफ किया। जी। फिर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बताने जा रहा हूँ, जो आप उनका नाम जानते होंगे, जी। जैसे के एम पांडे का। के.एन. पांडे। के.एम. पांडे जी। जो ताला खोलने का आदेश दिया था अच्छा। राम मंदिर का। जस्टिस जो थे। जस्टिस थे जी। वो जिला जज थे। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के जिला जज थे वो। जिला जज थे। जी
तो इस सीनियरिटी उनका मामला प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट लिया गया। जी। तो उस समय फाइल कायदा की फाइल जो है चीफ मिनिस्टर पर जाती है, ठीक है। उनकी संतुष्टि के लिए। ठीक। तो मुलायम सिंह साहब ने क्या लिखा, जी। श्री पांडे निर्भीक व कर्मठ न्यायाधीश हैं, जी। फिर भी जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश देकर इन्होंने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी। जी। लिहाजा मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं करता। जी। नहीं किया। नहीं किया। मैंने रिट फाइल की। जी। जो लॉ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, सबको नोटिस जारी हुई। भारत सरकार के सभी को भारत नोटिस सरकार जारी ने। किया आपने? और उसके बाद जी। कोर्ट जारी किया। मैं petition मतलब कोर्ट ने, आप पिटिशनर थे, कोर्ट ने जारी किया सभी के लिए? और उसके बाद नोटिस जारी होने के बाद जवाब ये आया जी कि साहब केस खत्म कर दीजिए, जी, और हमने इनको प्रमोट कर दिया है। प्रमोट कर दिया। प्रमोट जब ये कंट्रोवर्सी चालू हुई, यानी कि जी। सरकार पे मामला गया, तो उन्होंने फिर ये भी सक्सेस हुई। जी। फिर मुलायम सिंह जमाने में उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टीचर जी। सब कर दिए थे, नहीं, उसको रुकवाया। जैसे कि जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि मुलायम सिंह ने पहले रोका कि कोई किसी तरीके बता का रहा सब जी, आ रहा। जी, उन्होंने बैरिकेटिंग कराई और कहा कोई यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, कोई परिंदा पर नहीं मारेगा। ठीक है। मैंने 5 डॉक्टर बना के भेजे पेटिशन पर कि साहब वहाँ बड़ी दिक्कत है और लोग इलाज नहीं हो पा रहा है। जी। तो जो 5 डॉक्टर गए थे उसमें अशोक सिंघल साहब भी गए थे। जी। तो जब वहाँ गए तो ताजुब हुआ कि कहाँ से आ गए, जी। तो पहुँचे थे। और जो सबसे एक अलग से बात बता रहा आपको, जी। बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जी। जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा है, जी। 6 दिसंबर 92 को जी। जब कलंकित ढांचा गिरा, जी। तो उसी दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जी। बहुत खुश थी, खुशी में उनको ब्रेन हेमरेज हो ब्रेन हेमरेज हो गया। खैर जो तरह नहीं करके फिर मैंने पहला बहुत बड़ा मुकदमा हुआ, वो दाखिल किया कि यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की जाए, जी। जो रोक दी गई है। जी। गवर्नमेंट ने ढांचा गिरने के बाद पूजा रोक दी थी। ठीक है। तो वो पूजा का आर्डर कोर्ट ने 1 जनवरी 1993 को 1 जनवरी 1993 को ऑर्डर किया कि यहाँ ऑर्डर पे दिया कि यहाँ पूजा होगी। और भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, जी, लीगल एंटिटी है, जी, और इनकी पूजा आप नहीं रोक सकते। मेन हो सकते हैं। संविधान के पृष्ठों पर भगवान राम का चित्र लगा हुआ है। जी। ये एक बात रही। आपने पूछा 90 से क्या किया, तो 90 ये जैसे मैं देख रहा हूँ 90, 89, 90, 91, 92, 93, यानी कि मंदिर के जो आदेश हुआ है, यानी कि भगवान जी। राम का यहाँ पे पूजा शुरू और कर उसी सकते हैं। आदेश से जो पूजा होती रही, जो जब तक केस खत्म नहीं हुआ, वो उसी आदेश पे आगे तक का केस चला उसी है। आदेश। मतलब उसी आदेश जो 93 को आदेश जी, हुआ जी। जनवरी में, उस आदेश पे ही प्रोसेसिंग आगे लगातार आगे चलती रही है, जो लगातार मैं मानता हूँ। क्योंकि जैसे आप लगातार मुलायम सिंह का जिक्र कर रहे हैं, मुलायम सिंह ने, सबको पता है कि ढांचा जिस तरीके से रोका गया, पुलिस बैरिकेडिंग, राम मंदिर, कार सेवक, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत ही हुजूम था, एक जुनून था लोगों के अरे मैं अंदर। बताऊं, उन्होंने जो गोली चलवाई है, जी। तो लिस्ट आई सरकारी तो 16 आदमी मरे। 16 नहीं जी, ये मरे थे 350 से ज्यादा। 16 आदमियों का सरकार में जिक्र किया गया है, लेकिन जैन साहब का दावा है कि 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वो लिस्ट मेरे पास है। और वो लिस्ट भी यानी कि इनके पास है, जिसको हम बाद में स्क्रोल के थ्रू यानी कि हम आपको दिखाएंगे भी कि जो 350 लोग जो मारे गए थे। यानी कि मुलायम सरकार में एक विवादित ढांचा और एक राम मंदिर को लेके किस तरह से कार सेवकों पे मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी, इस चीज का जिक्र आज पूरी दिलचस्पी के साथ सभी लोगों को सुनना होगा। और जिस तरीके जी, जो सबसे बड़ी बात थी, जो लास्ट थी, उनको पत्थर बांध दिया गया और नदी फेंक दिया गया। मतलब लास्ट इस तरीके से बर्बरता की गई इस थी, तरह बर्बरता की गई। तो मैं पत्थर बांध दिया गया जी, ताकि ऊपर ना आने पाए, जाके ऊपर ना आ पाए, ऊपर ना आने पाए। और लिस्ट है मेरे पास, 350 से ज्यादा की है। बहुत बड़ा दावा है ये। जिस तरह से दावा नहीं है जी, असलियत है। ये मतलब असलियत बात है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार ये असलियत है कि कितनी सारी लाशों को पत्थर से बांधकर पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, जिससे कि वो निकलकर ऊपर ना आ पाए। लेकिन फिर मैं एक थोड़ा सा इसी विस्तृत जानकारी में, जैसे आपने ये पूरी बात अपनी, क्योंकि आपने उस चीज को लड़ा है, आपने फाइट लड़ी है, जो यहाँ तक इस केस आज हम सब लोग राम मंदिर
पूरे एक विश्व में प्रख्यात है। आज सब तरीके से लोग जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत वो आपकी थी जो आज हम सब लोग देख पा रहे हैं। लेकिन उसमें भी कई सारे लोग हैं जिनका योगदान माना जाता है। आडवाणी जी का भी नाम आता है, कल्याण सिंह का भी नाम आता है, उधर शिवसेना का भी नाम आता है, विश्व हिंदू परिषद का भी नाम आता है। मैं इन पे भी थोड़ा प्रकाश में, क्योंकि आपने बहुत नजदीकी से देखा देखिए है। एक बात बताओ ना, जी जी। उनका राजनीतिक क्षेत्र था। अच्छा, उनका राजनीतिक, उनका आप राजनीतिक- कानूनी लड़ाई जो लड़ते थे वो आप लड़ रहे मैंने थे। जो भी किया है जी पब्लिक में नहीं किया है, जी जी। कोर्ट के थ्रू किया है। आपने कानून के थ्रू, यानी कानून कानून के थ्रू दायरे किया में है। किया है जो कुछ भी किया है। आडवाणी जी ने, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी जी ठाकरे जी का है जी। भाई, उसमें जितने अपने कार मुरली सेवक मनोहर जो जोशी थे। जी का है, जी जी कार सेवकों का है। जी जी कितने लोग जान गंवा दी, जी घर उनका लूट गया, जी। हम कोई जानता नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे आपने बताया कि जो 350 लोग जिनका जी। आज तक योगदान मतलब कहीं कोई लिखा नहीं गया, जानता नाम नहीं नहीं, साहब, उनको जानता उनको नहीं। कोई जानता नहीं। जानता नहीं। यानी कितनी बड़ी बात है उन चीजों की। मेरा जो भी योगदान रहा है जी वो पब्लिक में नहीं था, केवल राजनीतिक बिना रखे, जी केवल कोर्ट के थ्रू था जी। और सामाजिक रूप से। देखिए आज के समय पे एक पब्लिक के सामने लड़ाई लड़ना, लोगों के बीच जाना, एक लड़ाई वो अलग है। लेकिन सबसे पहले कहीं ना कहीं बात आती है देखिए न्यायपालिका पे। ऐसा है जी कि पब्लिक में के थ्रू होनी चाहिए, जी। ये तो अलग चीज है, पर एक्शन टेकन, एक्शन टेकन तो एक्शन न्यायपालिका, टेकन तो न्यायपालिका से। न्यायपालिका में वही उसी बात पे आ रहा था। मैं यही कह रहा था, देखिए सब लोगों ने एक संघर्ष किया, लेकिन फाइनली बात आके संघर्ष के बाद बात टिक जाती है न्यायपालिका पे। और न्यायपालिका के अंदर जो मजबूती से जो पक्ष रखा जाता है, उसके फैक्ट देखे जाते हैं, वो हाथ में होता है। तो जाहिर सी बात है आप उसके अब जब मुलायम सिंह साहब ने क्या किया, जी मुसलमानों के लिए जी आंख मूंद के इतना फेवर किया है जी। कि इतना फेवर आप सोच नहीं सकते हो। मतलब शुरू से ही शुरू से वो जिन उनको केवल यही था कि सत्ता बने रहना है, जी, तो मुस्लिम वोट के लिए कुछ करना है। मतलब जैसे देखा जाए तो वो उन्होंने मुस्लिमों को हमेशा यूज मानूं मैं या नहीं, उनको, नहीं। हाँ जी उनका पूरा दिमाग बदल चुका था। जी ये हम नहीं मानते खाली बड़े बाजी होते और हिंदू थे और उन्होंने जो है खाली वोट के लिए किया, नहीं, जी वो दिल और दिमाग से भी, जी जो उनको लोग मुल्ला मुलायम कहते हैं, जी। वो सही कहते हैं, अच्छा बदल चुके थे। जी तो उन्होंने, सुनिए, मुसलमानों को इनडायरेक्ट रिजर्वेशन देने के लिए जी, उर्दू ट्रांसलेटर पोस्ट की, जिससे उर्दू कि ट्रांसलेटर जानबूझ के, जिससे कि हिंदू लोग उसमें जा ही नहीं पाएंगे। जब जा ही नहीं पाएंगे। जा ही नहीं पाएंगे, उन्होंने रूल ऐसे बना दिए होंगे। उर्दू टीचर, उर्दू टीचर रखवा दिए गए। अब उर्दू टीचर पढ़ने वाला एक लड़का होगा जी उर्दू से, और उर्दू टीचर को जिसने आज तक साइंस नहीं पढ़ी, जी मैथ्स नहीं पढ़ी, हिंदी नहीं पढ़ी, इतिहास नहीं पढ़ा, वो उसको टीचर बना दिया गया और सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जी इसको मैंने चैलेंज किया, जी। जजमेंट है मेरे पास, कोर्ट ने उसको रोका। ये उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय मुलायम सिंह ने मुस्लिमों के प्रति एक वो दिखाने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए, आरक्षण, यानी आरक्षण नहीं कहेंगे, जानबूझ के एक ऐसा बनाने के लिए yes. जिससे कि कोई दूसरा, क्योंकि उर्दू में जब वैकेंसी निकलेगी, उर्दू के टीचर अपॉइंट होंगे, तो हिंदू कोई उर्दू इतना नहीं जानता है, वो कौन जानेगा, वो एक ही कौम, मतलब यानी कि मुस्लिम जानते हैं। तो उनको सीधे सीधे फेवर पहुंचाने के लिए उर्दू की वैकेंसी हायर की गई थी, जो कि जिस तरह से जैन साहब ने बताया। जैसे उर्दू ट्रांसलेटर की पोस्ट जी सचिवालय में जी सारे गवर्नमेंट दफ्तर में बना दी गई, जी और वहाँ भैया कितने डॉक्यूमेंट उर्दू ट्रांसलेट होने हैं, जी और काम क्या है, उर्दू ट्रांसलेटर कम जूनियर क्लर्क, जी। तो जूनियर क्लर्क पर आपने 15% आरक्षण कर दिया, तो एक तरह से मुसलमानों को इनडायरेक्ट आरक्षण, इनडायरेक्ट ही, सीधे सीधे देखा जाए तो ऐसा बना दिया गया जो सीधे ही उनको ही जाना है, उनको ही मतलब जाना उसमें कोई कॉम्पिटिट कर ही नहीं सकता। अरे हिंदू उर्दू कितना पढ़ता, 100 में एक। ये बात जो आपने बताई, ये बहुत जानना लोगों के लिए जरूरी है, जिस तरह से ये, क्योंकि डीप बात है। यानी कि उस समय के जो लोग थे, जैसा कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे लगातार, क्योंकि ये कानूनी ही के जो सलाहकार होते हैं, यानी कानूनी जानने वाले जो लोग होते हैं, वही इस चीज को समझ सकते हैं। अब मैं बात थोड़ी सी और ट्विस्ट पे आता थोड़ा हूं। एक चीज आपको बता दूं, जी जी उन्होंने बहुत बड़ी तरकीब निकाली, जी बड़ी दिमाग से निकाली, उनकी तारीफ करूंगा। जी जी और वास्तव वो दिमाग अभी तो किसी के पास नहीं आया, जी बीजेपी गवर्नमेंट में कह रहा हूँ, जी। वो दिमाग नहीं आया अच्छा, जो काम उन्होंने किया। तो क्या उनका दिमाग था? ये तो पीछे एडवाइजर होते हैं ना इनके, जो जो भी हो, ब्यूरोक्रेट्स जो होते भी हैं। हो। जी जी मतलब वो एडवाइजर आज जैसे बीजेपी तक के पास नहीं है। जी उन्होंने क्या किया कि पुलिस बल को कम्युनल कैसे किया जाए, मतलब पुलिस बल में भी ये चीजें डाल, वो एंटी हिंदू कैसे बनाया जाए, जी उसकी तरकीब उन्होंने बहुत सीखी। क्या थी? उन्होंने बनाया, आप बहुत लोग जानते थे रूल के लोग, जी जी एक बना शांति सुरक्षा बल। शांति सुरक्षा बल।
शांति सुरक्षा बल में का आधे हिंदू रहेंगे, आधे मुसलमान रहेंगे। अच्छा, तो ये क्या पेपर में लिखा गया या अरे ऐसे एक्ट बना भैया, शांति सुरक्षा बल एक्ट, अच्छा एक्ट बना। जी और उनका ये था कि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम इलाके हिंदू पोस्ट कर देंगे जी और हिंदू इलाके में मुस्लिम पोस्ट कर देंगे। जी तो हिंदू मरा। जी मैं कहा हिंदू इलाके में मुस्लिम आ जाएगा तो हिंदू साफ, जी, और मुस्लिम इलाके हिंदू क्या तो वो साफ। वो साफ। तो ये एक्ट बनाया और उसका कहा उनका सॉफिस्टिकेटेड वीपन होंगे, जी वर्ड था उसमें, सॉफिस्टिकेटेड वीपन होंगे। जी AK-47, जी, AK-56 उनके पास होती। जो वो लोग फोर्स बनाई गई थी। हाँ, जी उस फोर्स को मैंने जी पिटिशन करके जी उसको स्टे करवाया। जी कोर्ट ने कहा नहीं बनेगी, जी, अंतों का केस चलता रहा, स्टेज पर आ रहा। ये बहुत बड़ा केस है जो कम लोगों के लिए पता है। जैसा जैन साहब ने बताया, शांति सुरक्षा बल, जिसमें मुलायम सिंह ने जानबूझकर एक ऐसा क्रिएट माहौल किया कि उसमें उन्होंने वैकेंसी हायर करी कि आधा जो बल होगा वो ये रहे, हिंदू रहेंगे, आधा बल जो होगा मुस्लिम रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या माहौल क्रिएट होता, और जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया। ये तो उनके एडवाइजर ही बताएंगे खैर फिलहाल में कि ऐसा क्यों किया गया था, लेकिन समझते सब हैं कि ये क्यों किया गया था। इसी बीच में ये भी और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जब ये सब चल रहा था, आप इतनी सब चीजों में जब जाते थे, मुलायम सिंह के खिलाफ आप 2 मिनट में स्टे ले आते थे। मुलायम सिंह के खिलाफ आप जब देखते थे कुछ ना कुछ आपने कानून लिया, उन्होंने नया निकाला, और उस बीच में हरिशंकर जैन आए, उनने फिर पिटीशन डाली और देते रही। जितने उनके एडवाइजर रखे गए, मतलब 50 ज्यादा पिटिशन की होगी। वो 50 पिटीशनों में मैं मानता हूं कि सभी में आपकी हाँ, सब में स्टे हुआ, सफलता मिली, सब में सफलता मिली। लेकिन उस दौरान कभी मुलायम सिंह ने ये नहीं किया, हरिशंकर जैन को एक फोन बजता है, अरे डीजीपी जरा फोन लगाओ, हरिशंकर जैन साहब के लिए बुलाया जाए कि भैया काहे को मेरे पीछे पड़े हो, जब मिले तो ये कोई धमकी, कोई फोन या किसी इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसा हुआ उस दौरान पे जो सीधे मुलायम सिंह से कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन बहुत सारे उस समय तत्व थे ना जो कहीं ना कहीं धमकियां ये सब चल रहा था। आपको कुछ ऐसा चीजें मिली? एक बार मुझे मालूम पड़ गया था जी कि आज मैं कोर्ट जा रहा हूँ, जी, पर हमारी गिरफ्तारी की जी, पूरी तैयारी हो गई है। मतलब ये आपको पहले से आवाज सा लगा? हमारे सूत्रों ने मुझे बता दिया जी, तो मुझे रातों रात जी पिटीशन तैयार करनी पड़ी जी, और कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। मतलब अपनी जमानत के जिससे मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, पहले से स्टे ले लिया? स्टे ले लिया जी, कोर्ट ने स्टे दिया मुझे कि इनको गिरफ्तार न किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो जज साहब थे वो कहीं आपके ऐसे तो नहीं थे जो आप कहते थे वो तुरंत मान जाते थे? डिफरेंट, कहीं एक जज तो नहीं थे। जी जी लखनऊ बेंच में इलाहाबाद से आते थे, जी डिफरेंट जज थे। मेरा ऑर्डर किसी एक जज ने नहीं किया है, जी, डिफरेंट अलग अलग बेंचें होती हाँ, थी, अलग अलग जज होते थे, जिसमें ये नहीं लग सकता कि एक के ऊपर आरोप है कि जानबूझकर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑर्डर लेने के लिए 2-2 दिन 4-4 दिन पास करते थे, जी, मेहनत करते थे, ऐसे थोड़ी मिल जाता था। कोई ऐसा मुद्दा उस समय पे रहा हो? आपको मतलब एक किस्सा बता दूं, जब आपने पूछा, जी बहुत ही अहम मुद्दा है। जी एक समय ऐसा आ गया था जी कि मुलायम सिंह साहब ने सोचा जी कि हरिशंकर जैन को मिला लिया जाए जी, तो किस्सा ही जो रोज हो रहा खत्म हो जाए। मतलब जिस बात का मैं सोच रहा था वो बात आ गई, ये मुद्दा था, मतलब मैं यही जानना चाह रहा था। उस समय जी उनके सबसे बड़े सिपह सालार जी या जो उनके मुख्य आदमी थे जी, वो थे होम सेक्रेटरी गृह सचिव। मैं नाम भी जानना चाहूंगा, कौन थे वो गृह सचिव? केपी सिंह साहब। केपी सिंह साहब जी, AP एपी सिंह, अच्छा जी। तो चूंकि बात पुरानी हो गई है, जी, अब बताने को हर्ज भी नहीं पहले। नहीं बिल्कुल ऑब्वियस। अब ऐसे होता ना बताता, जी पर अब बात तो 30 साल की हो गई तो बताने को कोई हर्ज नहीं है। जी तो उस माहौल में एक दिन रात में 12 बजे करीब, रात में जी मेरे घर पे गाड़ी आकर रुकी, जी घंटी बजी, मेरे भाई बच्चे सब सो रहे थे। जी मैंने आके देखा जी कि भाई रात में 12 बजे उस अम्बेडकर चलती थी, जी, अम्बेडकर खड़ी है। तो मैंने कहा कोई ना हो मुझे उठाने आ गई है। मतलब आपने सोचा आज पूरी तैयारी है और गाड़ी आज द्वारा तो सरकारी गाड़ी है, आ- आज मैं आज जाने तो वाला गाड़ी आ गया, हूं। जी 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 क्या मैं डरता होता है? मैंने दरवाजा खोला, हाँ कौन? जी उनका वो सब ये साहब मिलना चाहते हैं। जी भाई आके मेरे ड्राइंग रूम में बैठे, जी बातचीत शुरू हुई। जी
कि चलिए मुद्दे पर आते हैं, बताइए। जी, मतलब सीधे वो बात करना ही नहीं चाहते थे, मुद्दे जिस लिए आए वो टाइम नहीं खराब किया उन्होंने। टाइम लगा 12 बजे था, रात का 12 बजे था जाहिर सी बात है। वो। कहीं बताइए क्या चाहिए आपको, अच्छा, मतलब सीधे सीधे, सीधे जी क्या चाहिए। मतलब उन्होंने घुमा फिरा के ये भी नहीं पूछा क्या है, कुछ बता दीजिए देख लें, उन्होंने सीधे उठाया, बोले अरे बता दो क्या चाहिए सीधे। क्या चाहिए। और देखिए नेताजी जो है वो फिर आप जानते हैं कि किसी को छोड़ते नहीं है। मतलब ये सीधे सीधे समझा जाए तो ये एक तरफ ऑफर भी मतलब है, थ्रेट भी है। या तो लीजिए या तो लीजिए या फिर ऐसे मानिए, या फिर भोगिए भोगिए। मतलब दो ही तरीके थे। यस, आइदर एक्सेप्ट और गो। बिल्कुल। तो अब मैं बड़ा पेश हूँ पेश में, तो मेरे बच्चे उसमें छोटे थे, 2-4 साल के, 2-3 साल के थे। तो आने का ही तो मामला बस सीरियस है। ये बात है समझ लीजिए कि 86, हाँ 6-7 साल के बच्चे थे उसमें, जी सही। तो मैंने कहा कि बेकार करता हूँ, जी। फिर वो छोड़ेगा नहीं, और हाँ करने का मेरा सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। बस डू। उनका मतलब था कि आप मंत्री संतरी कुछ ले लो, जो सो मिल गया। मतलब उस समय पे जो मांगा जो जाता, मांगो ले मुझे लो। लगता है सब मंत्री सब बना दिया जाता आपको। सब ले लो, जो मांगना मांग लो और वरना भोग लो। जी हमने 5 में बैठिए आप, जी जरा मैं अभी आता हूँ। जी। मैं आया, देखा मेरी वाइफ सो रही, बच्चे सो रहे हैं। तो एक होता नहीं कि मुंह आता है देख के हाँ हाँ, कि अगर नहीं मानता उठवा लें तो इनका क्या होगा। इनका क्या होगा, मन में एक हम- बहर बना हुआ था। चलिए हम तो मर के चले जाएंगे, इनका क्या होगा। इनका क्या होगा। तो एक बात वो मैंने सोचा, फिर मैं छोड़ो अपने, मैं मंदिर में गया और ईश्वर से प्रार्थना की जी कि मुझे रास्ता दिखाइए जी कि मुझे क्या करना चाहिए। जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। मतलब 1 मिनट को आपने मंदिर में जाके खड़े होकर ध्यान से सोचा। फिर मेरी अंतरात्मा ने कहा जी, कि जो अंतरात्मा का है वो करना चाहिए। वो करना चाहिए। ये मुझे अंदर जवाब मिल गया जी कि अंतरात्मा को मार के कोई मत कीजिए। जी मैंने आके कहा कि नेताजी से कह दीजिएगा जी खरीदार मौजूद है, जी। माल बिकाऊ नहीं है। माल बिकाऊ नहीं है। मतलब शब्द समझिए कि मुलायम सिंह सरकार के तत्कालीन गृह सचिव घर पे आते हैं रात के 12 बजे और जैन साहब को ऑफर देते हैं कि बताइए क्या चाहिए, और एक दूसरा ऑप्शन भी देते हैं, नहीं तो दूसरी तरफ तैयार भी रहिए कि नेताजी क्या चाहते हैं। तो जैन साहब का जवाब ये था, ये बात जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, कि भैया आप खरीदार तो हो लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं। खरीदार बहुत हैं लेकिन बिकाऊ नहीं है। ये वो जैन साहब हैं जिन्होंने लड़ाई कैसे राम मंदिर के लिए, आज तक जो राम मंदिर आज हम सब लोग दर्शन कर पाते हैं, राम मंदिर जो आज विश्व प्रख्यात है, उसकी जड़ की कानूनी लड़ाई जो थी वो हरिशंकर जैन ने लड़ी थी। और कैसे एक सामना सरकार के प्रति, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे कोई भी नौकरशाह रहा हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन हरिशंकर जैन को डिगा नहीं पाया था। उसी क्रम में लगातार जैसे वो स्टोरी वाइज बता रहे हैं, इस जानना बहुत जरूरी, बहुत कम लोगों को पता होगा। अभी इस दौरान पे ये मुद्दे वो हैं जो आपने। तो उसके बाद वो तनतना के उठे जी, एकदम से, बिल्कुल बहुत गुस्से में, मतलब गुस्से में आ गए होंगे। गुस्से में आ गए और लग रहा था मुझे खा जाएंगे। मतलब वो सोच रहे हो मैं गृह सचिव, ये मुझे कैसे बोल दिया, बोल दिया कि इतनी हिम्मत कैसे हो किसी गई। आज तक कोई नेताजी से कह नहीं पाया, जी उनका आप ठुकरा नहीं पाया। जी पर मैंने एक बात देखी जी कि जब वो चलने लगे तो उनकी आंखें झुकी हुई थी ऐसे, मतलब ये बात, मतलब आंखें उनकी वो अंदर से कहीं ना कहीं अंदर गिल्टी फील कर रहे थे कि अरे किसी आदमी इतना आत्मबल है कि जो ये भी कर सकता है। देखा जाए तो गृह सचिव प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसके कंट्रोल में होता है। वो पोस्ट अपने मन में ये सोच रहा है कि इस आदमी को मैं दोनों किसी भी तरफ से बात नहीं कर। इतना आत्मबल की कोई आदमी ठुकरा देगा, ऐसी बात कह वो चलेगा। जी, मुझे रात में नींद नहीं आई और मैं सोचा कि आज जो है, आज अकल में कुछ ना कुछ मेरा होगा, कुछ ना कुछ अनबल होगा। पर भगवान राम कृपा जी, सब बहुत ही बढ़िया है। तो इसी क्रम में सबने जैसे सुनाई है, अब हम आगे और क्रम की इसी विस्तार वाइज बढ़ते हैं। आपने राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया और जिसकी वजह से आप हम लोग
राम मंदिर के, यानी कि अपने रामलला के दर्शन कर पाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। जी जी मैं कहता हूँ भगवान राम की सेना में जी कोई ये नहीं कहता मैंने ही किया। जी जी, नहीं नहीं, आप सब मैं कर। उस सेना में छोटा सा सिपाही, जी, लीगल फील्ड में छोटा सा सिपाही मैं भी था। कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लड़ाई चली थी वो कानूनी मैं लड़ाई कह चली सकता, थी। yes। लड़ाई मतलब ग्राउंड से लड़ाई कानूनी, कानूनी वो लड़ाई थी। कानूनी लड़ाई की सिपह सलार, यानी कि मेन तो करता धरता आप ही थे। जो- तो मैं तो ये कहूंगा कानूनी लड़ाई में कहीं ना मैं कहीं जो आपकी- सेवा मुझसे हो सके मैंने जी। किया। अब ये जिक्र लगातार चलता है, क्योंकि अब ये पुरानी बात होने के बाद आज चलो हम रामलला, क्योंकि अब तो सरकार भी बीजेपी की है, इस समय राज भी योगी राज है। योगी की हर कोई जानता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह से काम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम बात करें या बीजेपी के पूरे जो बीजेपी शासित राज्य है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस समय मंदिर मस्जिद बहुत चल रहा है। कोई कहीं, अभी आपने फतेहपुर का भी देखा एक ढांचा जिस तरीके से हुआ, उसमें भी मार तमाम। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं बात करूंगा, राम मंदिर के बाद ज्ञान वापी की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन मैं बात अभी के करंट से करूंगा, वो करूंगा संबल मुद्दे के बाद। संबल मुद्दे की जो एक याचिका डाली जाती है, यानी कि पिटिशनर आप हैं और एडवोकेट आपके बेटे हैं, ये कैसे आपको पता चला? मतलब थोड़ा मैं भी जानना चाहूंगा ना, आपको कैसे हाईलाइट कर लेते हो? और अभी जो मंदिर तो ले लिया आपने, लेकिन अभी और कितने मंदिर ऐसे मस्जिद बाकी हैं जो आप मस्जिद जो इस तरीके देखिए ऐसा है जी, कि मैंने प्रण लिया है, मतलब आपने एक प्रण ले रखा है एक प्रण ले रखा है जी, कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं जी उनको एक एक को छांट के रखूंगा। जी उनकी रिसर्च हो रही है, जी जिनका सबूत मिल जाएगा जी कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है, जी उसको वापस लूंगा। जी, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 3,000 हो, चाहे 3 लाख हो। चाहे 3 लाख हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, पर जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जो वो मंदिर मूल रूप से जी उसको वापस लेना हमारा अधिकार है जी, और हमारा धर्म भी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई कार्रवाई ये इतने मंदिरों तक सीमित नहीं है जो जैन साहब का कहना है, यानी कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, अपने धर्म की लड़ाई है, अपने संस्कार की लड़ाई है, अपने सनातन धर्म की लड़ाई है। कि जो पहले चीजें, यानी कि जो मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई थी, अगर उनके अवशेष आज भी शेष हैं, उनमें कुछ सबूत मिल रहे हैं, उन चीजों की लड़ाई लगातार, चाहे वो कोई भी एरिया हो, उसको वापस लेने का काम हरिशंकर जैन का जो कहना है, वो आज भी लड़ाई लगातार चलती रहेगी। लेकिन बीच में बात कर रहा हूं संबल मुद्दे की। मैं बता रहा हूँ संभल की बात। जी जब मैंने अध्ययन शुरू किया जी तो मैंने कहा संभल जी, ये कल्कि जी का एक बहुत बड़ा हाँ स्थान था, जी और बाबर के समय जी उस मंदिर को तोड़कर जी यहाँ मस्जिद बना दी। अध्ययन किया, अध्ययन करता रहा, और ये भी पाया कि वहाँ पर मुस्लिम बहुल हो गया है। जी 85% मुस्लिम आबादी हो गई है जी और 15% हिंदू बचे हैं, जी और वो 85% हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं। जी ये मुझे मालूम पड़ गया, और इतनी जिंदगी दूभर हो गई है, जी और जो मंदिर है उनको भी, जो बाकी मंदिर हैं जी उनको भी नष्ट विनष्ट किया जा रहा है। जी तो मैं लग गया संभल के पीछे। जी, हमारी पूरी लीगल टीम, एक अच्छा पूरी टीम लग गई। जी सब ने खोजा, उसमें सब छाटा, रिसर्च हुआ। तो हमारे काम में टाइम बहुत लगता है। जी, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे रिसर्च करनी पड़ेगी मैं उसमें। यहाँ बैठा हूँ जी और मैं चैम्बर में काम दे के आया हूँ, जी, काम चल रहा है। मतलब आप यहाँ बैठे हैं लेकिन काम चल रहा है, काम चल चालू है, काम नहीं रुका हुआ है। नहीं नहीं नहीं, जी क्योंकि हम वो एक नहीं, जी। 2 नहीं, 3 नहीं, जी 300,000 जी, जो मंदिर हैं वापस देनी है। मतलब जितने भी मंदिर हैं वो सब वापस लेने हैं। तुम्हारा काम जी। यथावत चल रहा है बराबर। जी मैं लीगल टीम जी राउंड द क्लॉक वर्क करती है। जी, तो जिस समय संबल में जो चल तो रहा था। संभल जब मैंने पाया जी तो बहुत चीज़ पाई संभल की। जी, संभल में आप ताजुब करेंगे हम्म, कि एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जी, एसआई ने इसको डिक्लेयर कर रखा है प्रोटेक्टेड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जी, पर एसआई घुस नहीं सकता। मतलब ईएसआई ने कर तो रखा है, घुस नहीं लेकिन सकता। उनको घुस नहीं सकते वो। मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है जी, कि आप आ नहीं सकते अंदर। जैसे ही घुसेंगे कुछ पता चले बवाल करा देंगे। बवाल बवाल। करा देंगे, जी मारपीट वादे को 50% की जी बवाल चले। जी और यही नहीं था, जी आपको कुछ और बताओ। जी वहाँ मस्जिद के ऊपर, वो नहीं, दूसरी मस्जिदों पर जी आबादी में जी, पूरा बिजली का पावर हाउस था। ये संबल के अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ, पावर हाउस में जहाँ बिजली दी जा रही थी औरों को, जी 1 रुपया भी
बिजली का बिल कोई नहीं दे रहा था। हाँ, ये मुद्दा अभी भी, जिसका बिजली का बिल, वो वहां का जो सांसद हैं जी। उन पे भी लगातार लाखों रुपए का बिजली सब का, फ्री में चल मतलब फ्री में बिजली चला रहे हैं। एसी वर्क सब फ्री में चल रहा था टोटल। मतलब चोरी चोरी ऊपर सीना चोरी। देखिए एक बात बताओ आपको, जी जब मुस्लिम हावी रहेगा जी, तो वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं होती, हो ही नहीं सकती। नहीं होती। वहाँ केवल और केवल जी हम अहम, जी, मैं जो कहूंगा वही लागू होगा। वही होगा। कानून नहीं है, कोई कानून। कानून नहीं, कानून मतलब नहीं। वहाँ तो मेरी सोच और मेरी बात ही कानून है। अगर तुम्हें बिजली का बिल लेना है जी तो जान प्यारी की बिल प्यारा है। जी, जो कर्मचारी जाते थे बिजली के तो वापस जाओ, वापस, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि या तो मारे जाएंगे वो, अगर ज्यादा होंगे, नहीं तो पीट दिए जाते होंगे। और दो चार किस्से हुए भी अब जब होंगे। मैंने केस किया, जी अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जी इस केस से मैंने तथाकथित मस्जिद को के खिलाफ कुछ नहीं बोला, एक शब्द ठीक है। चाहिए ही भी नहीं कहा। जी मैंने कहा कि वहाँ पर धारा 18 में व्यवस्था है कि आम आदमी जा सकता है, जा सकता है, हमें जाने की इजाजत दी जाए। मुस्लिम पक्ष में हल्ला कर दिया गया कि ऐसे जैन की पिटीशन है इसलिए यहाँ ये मस्जिद लेने आ गए। ये बात मैं बिल्कुल, ये बात फिर से मैं समझाता हूं। धारा सेक्शन 18 में एक व्यवस्था है कि कोई भी सामाजिक स्थल पे, यही है सेक्शन 18 में, वो जा सकता है, अंदर देख सकता है, उसको देख सकता है, देखने का अधिकार, पूरा प्रॉपर्टी उसमें जा सकता उसे आर्कियोलॉजिकल की पब्लिक का प्रॉपर्टी, कोई आदमी जा सकता है। वो जब एएसआई से यानी कि सेक्शन 18 में कोर्ट से परमिशन मिलती है, तब ये टीम यानी कि आप लोग अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम के साथ अंदर देखने जाते हैं। और उस चीज को सोच के एक मुस्लिम समुदाय जो वहां का पूरा एरिया था, क्षेत्र था, उनको ये लग जाता है कि अब ये हमारी मस्जिद पे कब्जा करने आ गए, जबकि बात देखने की थी, सर्वे करने की थी। हुआ जी कि सब वाहन फूंक दिए गए, जी, पत्थरबाजी हुई, जी मुंह में चले, जी, कुछ लोग मर गए। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था। इतनी बड़ी लगातार अभी तक मीडिया में अभी तक चलता है संभल का बैलेंस। जबकि कुछ नहीं हुआ था, जी, कुछ नहीं था, साधारण सर्वे हो रहा था। तो ये हालत है। मतलब सर्वे के नाम को उन्होंने सोचा कि आके अब तो छीन लेंगे सब, उन्हें ये लगा। ये तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको एक हिंसा भड़काने का काम कर मैं दिया। ये बता रहा था आपसे जी कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य होता है जी वहाँ अपने संख्या बल के आधार पर जी इतना उत्पीड़न करते हैं जी कि आम आदमी डर जाता है जी, और कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी घर की लड़की उठा ले गए तो आदमी कह नहीं सकता कि लड़की लाके दे जाओ। अच्छा, ये भी मतलब इतना वहां पे चल रहा है। इतना चल रहा है। अगर कहीं, अरे मेवात है जी, अब मेवात चली रही, क्या हो रहा है? जी मेवात हरियाणा में मेवात है, जी, वहाँ का हालत बहुत खराब है। मतलब मेवात के अंदर अगर कोई भी किसी की लड़की को उठा के ले जाता है तो आप पूछ नहीं सकते मतलब पूछ भी नहीं सकते नहीं। उनसे। ये इस समय की स्थिति है, जो ये पहले कभी किसी पीढ़ियों में हुआ करती थी। आज हमारा कानून के बाद देश में ये सब चीजें होती हैं आज आपके भी। माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जी कोई भी सरकार हो, जी, मेवात पे ध्यान दे। इस मेवात पे ध्यान देना चाहिए। मेवात का सबसे बड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मेवात की तरफ इशारा है जैन साहब का, कि सरकार को इस तरफ ध्यान वहाँ देना डेमोग्राफी चाहिए। चेंज हो रही है जी, बुरी तरह से। हिंदू भाग रहे हैं, वहाँ पलायन हो रहे हैं। मतलब पलायन हो रहे हैं मेवात से। 95% मुस्लिम है वहाँ, 5% बच्चे वो भी पलायन हो रहे हैं। हालत बहुत खराब है जी। तो जैसे संभल में अभी देखा आप संभल की तरफ, अभी संभल का इस समय मतलब क्या स्टेटस है संभल के केस में? संभल केस में बढ़िया चल रहा है। और मतलब मैं ये आपकी हंसी मुस्कान जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अब क्या नेक्स्ट स्टेप है? नहीं, नेक्स्ट तो बताऊंगा नहीं, जी जी जी, पर ये कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इस चीज के लिए मान लेता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस समय बाबा का वो एक चलता है, बाबा का बुलडोजर। तो क्या संभल, इधर अयोध्या तो हो ही गया, संभल भी है ही, उधर ज्ञानवापी चल रहा है, इधर मथुरा काशी, मथुरा एक जो चल रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप ऐसा कौन सा है जो, ये तो मानना पड़ेगा कि इस समय पे सरकार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार तो सपोर्ट कर रही है, तो क्या आप योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से मतलब कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, देखिए योगी जी कर्मठ व्यक्ति हैं जी, जो झाड़ू हैं जी, उनकी ईमानदारी पर किसी ने आज तक किसी चीज का किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, जी, उठाने की हिम्मत नहीं किसी की। हिम्मत नहीं है। उनके दृढ़ निश्चय में कोई जी उठपट नहीं है। जी, और योगी जी हैं तो योगी हैं, योगी हैं वो।
योगी तो है तो योगी, योगी तो है। योगी आदमी तो योग की बात करेगा। जैसे तो योग की बात जैसे करेगा। कि एक वहां पे एक पहलवान यानी कि डीएसपी कोटे से वहां पे अनुज चौधरी जो बन गए हैं, उनके साथ मामा तमाम मीडिया में सुर्खियों में ट्रोल किया। तो एक इंटरव्यू के दौरान योगी जी से पूछ भी लिया गया कि साहब वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि वो तो क्या मैं उनकी गोलियां सैनिक हूँ, हम क्या उनसे गोलियां खाने आए हैं, हम तो गोली मतलब ऐसा कि हम मरने आए, हमारे बेबी बच्चे नहीं हैं। उस बयान को लेके तो योगी ने कहा भी था, अरे भाई वो पहलवान है, पहलवान की बातें जानेगा, भाई पहलवानी की बातें तो करेगा वो। और क्या। तो जैसे आपने कहा कि भाई वो योगी है तो योग की बातें, यानी जाहिर सी बात है वो यही बातें करेंगे। भाई योगी जी ने आके जी हिंदुत्व का एक बिगुल फूका है, जी, और आज आम जनमानस में एक भरोसा है भरोसा है कि हाँ भाई ये है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब लोग सेफ करते हैं, सेफ है। सेफ फील करते हैं। सेफ ये फील तो करते हैं, सबको लगता है, ये तो हम लोग भी अरे मैं फील आपको करते हैं। बताऊं, जी ये बात है आपकी अगस्त या आसपास के महीने की, मतलब 2012 की। 2012 2012 अच्छा, की। जब सरकार नहीं थी बीजेपी की तब। हाँ, जी अखिलेश गवर्नमेंट आई। जी आने के बाद में पहला काम जानते क्या किया? जी, जब नारे हैदरी और यह है, सब नारे लगे, नरेंद्र तकबीर। नारे तकबीर, जी तो उसमें उन लोगों ने जाके जोश में, जी मतलब उसके बाद जो उनकी वो पड़ा था, ईद या जो भी पड़ता है, जी उसमें जो उनकी तरावी होती है, जी उसका उन्होंने जाके जानते क्या किया? जी, एक वहाँ लखनऊ में पार्क है, एक लखनऊ बुद्धा में? पार्क है, हाँ हाँ एक बुद्धा पार्क है, जी वहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, जी उसको महावीर पार्क है। जी तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति जी, तोड़ दी, भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ मूर्ति दी किसने तोड़ी है? मुसलमानों ने। अच्छा, मुसलमानों ने तोड़ दी। मैं ये बता रहा हूँ, अखिलेश गवर्नमेंट आने के साथ आज जैसी वो आए वो मौका तक रहे थे, मतलब मौका देख रहे थे, जैसी सरकार चेंज होगी हम ये काम ये करेंगे। करेंगे। आज नहीं हिम्मत है किसी की, किसी का कोई कर ले। आज तो मतलब मुझे लगता है कि वो ये छूते दूर भी, बोले हटो रहो दूर रहो, बोले योगी सरकार है कि बुलडोजर का डर है ना, उन्हें बुलडोजर मिला हुआ है। तो इतनी अराजकता फैल गई थी। जी। मैं ये कहना चाह रहा रीजन जिस समय इस समय पे एक अपने आप को हर आदमी आम नागरिक। हूँ। और आपको बताऊँ, 2012 में उसमें पिटीशन फाइल की, जी और पिटीशन फाइल करके जी, उसको रेस्टोर कराया, उसी चीज के लिए। उसी चीज को कोर्ट ने ऑर्डर किया वाह, कि उसको रेस्टोर किया जाए। मतलब जो तोड़ा था उसको, जो आदेश था उसको आपने खारिज कराया। नहीं नहीं, हाँ, टूटने के बाद नई मूर्ति, नहीं मतलब बनवाने का वो हाँ, कराया, बनवाने की। रिस्टोर कराया, मतलब जो और डेमोलाइज हुआ आपको था। एक नई बात और बता दूं, जी जो कि बहुत जरूरी है। जी अखिलेश गवर्नमेंट ने, जी ये बात है आपकी मई 2013 की, जी जब उन्होंने आदेश दे दिया था जी कि जितने मुस्लिम आतंकवादी, जी जो आपका क्या नाम उसका, ज्ञान व्यापी हो यहाँ वहाँ ज्ञान, के, सब पकड़े गए थे। जी जी, संकट मोचन, संग मैं भूल गया, संकट मोचन मंदिर ज्ञान- बनारस की संकट अच्छा, बात कर रहे हैं। जी जगह जगह के लोग थे, 19 थे, जी, उनको छोड़ दिया जाए। मतलब ये अखिलेश सरकार में आदेश हुआ है, अखिलेश सरकार का आदेश है। ये बात है 28 मई 2013 की। जो मतलब टेररिस्ट थे, शासनादेश हुआ, शासनादेश थे शासनादेश हुआ कि उन लोगों को छोड़ दिया उनके जाए। खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाए और उनको छोड़ दिया जाए। मतलब 19 लोगों की बात की जा रही है कि अखिलेश सरकार बनते ही खन उन लोगों को छोड़ा जाए जो इतने बड़े आरोपों में शामिल और थे। केवल इसलिए मुस्लिम है, क्योंकि रीजन, क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम है। उस आदेश को मैंने चुनौती दी। उसी आपने 2000 पूछा ना जी, कि योगी और इसके आने से पहले क्या किया, मतलब जो मेरी सरकार से पहले की बात, कि हाँ, पहले से। तो 1 जून 2013 को मैंने दाखिल किया। जी न उसमें मोदी जी थे न योगी जी थे, जी, कोई सरकार नहीं थी। नहीं मैं इस चीज में ठीक है, मैं बात समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले मुलायम सिंह थे तो उनके आदेश पे आप ले आते थे, जैसे ही अखिलेश बना फिर आप लौट के। और रीजन सुनिए, मुझे और स्टे हुआ, और स्टे भी होता था। स्टे हुआ, जी उन पर मुकदमा चला, जी बहुतों सजा हुई, जी, वो आज भी चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने मान लिया है कि जब मुलायम सिंह ये समाजवादी सरकार आएगी, कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये हरिशंकर जैन सामने खड़ा मिलेगा जब भी देखेंगे। वो जैसे आदेश को आप 2 मिनट में कहीं जाते हैं कोर्ट में लगाते हैं। गलत काम के लिए बनाऊं, विरोध करने के लिए, वो करना मेरा धर्म है। बिल्कुल। इस समय तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं सारे काम जितने किए हैं जी इस गवर्नमेंट में तो कम किए हैं, जी, इसके पहले जो मैंने किए हैं 14 के पहले ज्यादा किए हैं। नहीं 14-13 आप लगातार बता रहे हैं कि आप लगातार काम कर रहे हैं। हज हाँ सब्सिडी दी जा रही थी, जी, उसको रोकने के लिए दिया था, वो आदेश हुआ कि रोक दी जाए। हज सब्सिडी गलत है। ये कौन सी सरकार की बात है? 2006-7 की बात है। ये उस समय मायावती सरकार हो गई।
ये केंद्र केंद्र की बात है। अच्छा, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं तो काम बराबर करता रहा हूँ, मतलब लगातार कहीं ना क्योंकि कहीं हमारा हिंदुत्व जो है वो मेन था। देखिए, जी जो आज आप बात कर रहे थे शुरू में कि लोग तो क्रेडिट ले रहे हैं, जी जी आज जो काम क्रेडिट नहीं ले रहे कर जी। रहे हैं कि हमको बायोडाटा दिखाना है, जी, हमको मंत्री पद चाहिए, मतलब वो उस दौरान का पुराना या हमको लेखा टिकट मिल जाए। जी ना मुझे टिकट चाहिए, जी ना मुझे मंत्री पद चाहिए, जी, मुझे मेरी मंदिर चाहिए और मुझे हिंदुओं का वैभव चाहिए। मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो सिर्फ सनातन धर्म के लिए जो एक चीज़ है वो जैन साहब ने ठान रखी है कि मुझे कोई पॉलिटिकल एजेंडा से मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। जो मेरी चीज़ है वो मैं वापस लेके रहूँगा, जो मेरे धर्म की चीज़ है वो वापस लेके रहूँगा। जैसे अभी आपने एक जिक्र किया था कि मुलायम सिंह ने सीधे सीधे कहीं ना कहीं फेवर पहुँचाने के लिए मुस्लिमों के लिए उर्दू कंपलसरी कर दिया था। वो ये एक नया जो इस समय पे कर्नाटक में भी देखने को आ रहा है, वहाँ पर भी उर्दू को कंपलसरी किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मुस्लिमों के लिए फ़ायदा यानी आरक्षण दिया जा सके। उस चीज़ के बारे में अभी आपने इस पे स्टेटस देखा, क्या चल रहा है? कर्नाटक बंगाल जी दोनों पर मामला चल रहा है, जी, अध्ययन चल रहा है, देखेंगे। चलिए, जैसे आपने बीच में अभी एक जिक्र कर दिया था कि ताजमहल हो या वो हो, क्या हमें लगता है कि ताजमहल भी क्या ऐसे अवशेष लग रहे हैं कि ताजमहल भी मंदिर हो देखिए, सकता है? ताजमहल मूल रूप से जी, शिव मंदिर है, ताजमहल मूल रूप से शिव मंदिर है। शिव मंदिर है। और आप सबको ये मालूम होगा जी या सुने होंगे जी कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। जी, बनवाने का मतलब होता है कि नीचे से बनवाता है। नीचे से बनवाता है। मेरे पास सबूत है पक्का, जी कागजी, जी हवा की बात नहीं करता मैं। जी मैं कोई बात हवा की नहीं करता हूँ, जी जो बात करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। जी हामिद लाहौरी, जी, हामिद लाहौरी, लाहौरी की किताब लिखी हुई है, जी उसके पेज 402 403 जी पर्शियन में है, उसका हिंदी से अनुवाद मेरे पास है, जी जिसमें साफ साफ लिखा है जी कि ये राजा जय सिंह से, जी जो मान सिंह के पोते थे, जी, उनसे शाहजहां ने इस प्रॉपर्टी को लिया था मकबरा बनाने के लिए। जी तो कैसे उन्होंने बनवाया, एक बात। जी और एक बात और सुनिए, जी, सबको ध्यान देने वाली बात है ये। जी, जिसके बदले उनको जमीन दी थी, इसके कि हमें मतलब दे दो, ताजमहल जो जमीन है इसके बदले। आप जमीन दें। जी और इतना ही नहीं, जी इसके आगे चौंकाने वाली बात सुन लीजिए। जी एक लाइन ये भी है, जी अगर ये नहीं दोगे जी तो हिंदू नहीं रह पाओगे, अगर हिंदू रहना है जी, तो ये मकबरा देना है और ये जमीन मकबरे के लिए देना है और ये जमीन आप लेनी है। मतलब और ये जो जिसमें ताजमहल बना इस जमीन को जानबूझ के मांगा क्योंकि ये मंदिर बना होगा पहले से, मंदिर था पहले से, तो इसको मकबरे में कन्वर्ट कर दिया। जो बाहर मकबर पर आयतें लिखी हैं जी वो शाहजहां लिखवाई है, पर मूल ढांचा मंदिर का है जी। और आज भी शिव मंदिर वहाँ नीचे है, उसको ढक दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ताजमहल जो वर्ड्स ऑफ वंडर यानी कि 7 मंदिरों में पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, ताजमहल, वो ताजमहल का दावा जैन साहब का ये है कि वो मंदिर है, और दावा भी नहीं है, उसके साक्ष्य हैं। नहीं, मैंने 2015 में जी दीवानी दावा दायर कर रखा है जी, आगरा में। मतलब आपने केस ऑलरेडी इसमें चल रहा है मेरा जी, वहाँ दायर कर रखा है जी, केस चल रहा है जी, और मैं साबित करके रहूंगा कि मंदिर है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सबको समझना होगा कि ताजमहल शिव मंदिर है। ये जैन साहब ऑलरेडी 2015 से आगरा के अंदर केस डाल चुके हैं। यानी कि सोचिए, एक लगातार जितने भी मंदिर जो रहे हैं, जो तोड़ के मस्जिद बनाए गए, चाहे वो कोई भी मकबरा बनाया गया हो, कोई फोर्ट बनाया गया हो, उन सबको वापस लेने की लड़ाई जो है लगातार जैन साहब द्वारा लड़ी जा रही है। तमाम सबसे बीच का जो बड़ा मुद्दा, जो हम लोग इधर बढ़ गए थे बीच में, फिर से संभल पे आता हूँ। संभल में जो मस्जिद है, जामा मस्जिद जो है, उसके नीचे हरिहर मंदिर जी, जो उसके शेष मतलब वो चल रहा है अभी। तो जो वहाँ का सांसद है जो बर्क, जियाउर रहमान बर्क, उस पर लगातार अभी देखा कि उस दौरान पे जब ये सब हुआ, आपको कोई या आप बेटे जो विष्णु शंकर जैन साहब हैं, उनके लिए कोई ऐसी धमकी भमकी आनी चालू हुई उस मामले में? नहीं, धमकी जब आई थी जी, वो मामला पुलिस को भेज दिया है। जी, अब पुलिस जाने उनका काम जाने, हमसे क्या। तो मतलब लग रहा है कब तक ये मंदिर का
सॉर्टेड हो पाएगा? कैसे, नहीं, ये कुछ अभी आइडिया? बारे में कुछ- मतलब अभी कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, मतलब कानूनी लड़ाई चल रही है, अभी कुछ नहीं कहना है इस बारे में लड़ाई चल रही है। भाई, मतलब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जी लखनऊ जी का नाम लक्ष्मण जी से है। जी लखनऊ अपने आप में लक्ष्मण जी के नाम से है। जी। तो वहाँ लक्ष्मण टीला था। लक्ष्मण टीला पर टीलेश्वर महादेव जी मंदिर जी थी, जी। उसको तोड़कर टीले वाली मस्जिद बना दी गई मतलब लखनऊ के अंदर? लखनऊ के अंदर। जी 2013 में जी। टीले वाली मस्जिद का मुकदमा दायर किया। जो आज भी 2013 में, पेंडिंग है। मतलब जब अखिलेश सरकारी तभी? हाँ, पिछली सरकार में। जी जी 1 जुलाई 2013 जी डेट बता रहा हूँ आपको। जी जी। उसमें बीजेपी कहीं मतलब कहीं हाँ, वो कहीं ही नहीं थी, कहीं नहीं थी। उम्मीद भी नहीं थी कि आएगी। उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद नहीं थी आएगी। मुझे लगता है इतनी आपने सब लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी कहीं ना कहीं, ये तो नहीं है ऐसा कि जितने लगातार जो सरकार में लगातार बीजेपी नहीं रही है बहुत सालों तक, और आपने अपनी लड़ाई जारी रखी और आज भी एक भरोसा बना रहा, और जब से बीजेपी आई है फिर लगातार चली रही है सरकार में। तो जो आपकी लड़ाई के दौरान पे आपको डर नहीं लगता था? इतनी लड़ाई आप डरना लगातार क्या जब है? जब देखते थे तब सरकार के खिलाफ पड़े डरना रहते क्या थे। है? जान तो जाएगी एक बार, और जिस दिन लिखी होगी उस दिन जाएगी। जो मुद्दे हैं वो सीधे सीधे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, लेकिन उसी बीच जैसे जैन साहब ने सीधे सीधे बताया, क्योंकि जैन साहब बहुत वरिष्ठ एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बेटे भी जो विष्णु शंकर जैन है वो भी यही राह पर चल रहे हैं लगातार। तो साफ अपने साफ शब्दों में बताया कि कानून धर्म समाज की लड़ाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन को छूती है। जिस तरह से सीधे जैसे समझाया भी, बताया भी कि वो मंदिर एक हो चाहे मंदिर 1000 हो चाहे लाख हो, जो हमारे थे वो हमारे हैं, हम वापस लेके रहेंगे। जो पुराने लोगों ने जानबूझकर तोड़कर उन पे अपना अधिकार जमाया था वो हम सब वापस लेकर रहेंगे, और उन कानूनी लड़ाई में लगातार वो लड़ रहे हैं और वो जीत भी हासिल कर रहे हैं। तो जैसा सबने देखा, जैन साहब ने बहुत तरीके से एक एक चीज बताई, वो बारीकियों से कुछ ऐसे सवाल बताए, उन सब सवालों को बहुत ज्यादा जानना जरूरी था। इसी बीच के लिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जैन साहब ने बताया, जैन साहब जैसे लोग ही आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए एक कानूनी लड़ाई में सर्वप्रथम रहेंगे और हमेशा ये काम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो धन्यवाद सर, जैसा आपने हम लोगों के लिए समय निकाला और लोगों से अपने विचार भी साझा किए, जिस तरीके से जो आज भी लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता थी, कुछ पहलू नहीं पता थे, वो आपने साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार।